हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी ड्रीमर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। आज हम जो हमारा लास्ट टाइम हमने एक डिस्कशन स्टार्ट किया था कि जो पेपर के सोर्सेज वगैरह हैं जिसको डिकोड करने की कोशिश करी थी हमने, और पिछले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हम जो हिस्ट्री आई थी आरएस मेंस 2023 के अंदर, उसमें कहाँ कहाँ से जो प्रश्न पूछे गए थे उसके सोर्सेज को हमने डिकोड करने की कोशिश करी थी। और आई होप आप लोगों को जो है एक ब्रॉड आउटलाइन आपको पता चली होगी कि कहाँ से प्रश्न जनरली जो है आरपीएससी पूछ रही है। आज के इस वीडियो के अंदर हम ये ट्राई करेंगे कि जो इकोनॉमिक्स हैं, यानी कि जो यूनिट 2 है हमारा पेपर 1 का, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको अल्टीमेटली कुछ चीज़ें पता चलेगी कि बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज को हम यूज़ करते हुए जो है मैक्सिमम आउटपुट हमको मिल सकता है, यानी कि हमारा स्कोर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है जब हम इन लिमिटेड सोर्सेज को यूज़ करेंगे। तो आपको ये पता चलेगा कि जो आरपीएससी है वो जनरली पेपर कहाँ से बना रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न था वो था व्हाट कंप्राइजेस नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व में क्या समाविष्ट होता है। अब आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि सरकार के जो है दो प्रकार से खाते होते हैं यहाँ पे। एक तो होता है रेवेन्यू अकाउंट और होता है एक कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, ठीक है, सरकार की प्राप्तियाँ होती है, और एक जो है खर्चे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। सेम कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं और कैपिटल जो है वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में ना तो किसी प्रकार की लाइबिलिटी बढ़ती है घटती है, इस प्रकार से हमने आगे चीज़ें देखी थी। तो जो सरकार की जो प्राप्तियां हैं उस प्राप्तियों में अगर हम बात करें और वो भी पूछ रहे हैं हमसे नॉन टैक्स, तो टैक्स के अलावा सरकार को कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि लाभांश से प्राप्त होता है, यानी कि जो डिविडेंड होता है और जो प्रॉफिट मिलता है सरकार को, कहाँ से, इनकी जो पीएसयूज़ काम कर रही हैं वहाँ से सरकार को पैसा आता है। दूसरा, सरकार ने कहीं कहीं लोन दे रखा होता है तो वहाँ से जो सरकार को ब्याज मिलता है उस ब्याज से भी सरकार को जो है वहाँ से पैसा प्राप्त होता है। ये भी क्या है, एक प्रकार से नॉन टैक्स ही हुआ, ठीक है। तीसरी चीज़, सरकार किसी भी प्रकार का जो शुल्क और जुर्माना वगैरह लेती है सरकार कहीं से, ठीक है, लोगों पर जो लगाती है, वो भी क्या है, एक प्रकार से नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, तो इसके अलावा है जैसे रॉयल्टी हो गया, ठीक है, और जो लाइसेंस फ़ी है वो भी क्या है, सरकार का एक प्रकार से नॉन टैक्स रेवेन्यू है। इसके अलावा जब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन चलिए आप डिसइन्वेस्टमेंट को इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स वगैरह थी जो सरकार को प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये जो जनरली आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है एक जो फिस्कल पॉलिसी वाला टॉपिक है आपके सरकार की राजकोषीय नीति, ठीक है, सिलेबस के अंदर ये मैंशनड है। तो इस सरकार की राजकोषीय नीति से ये प्रश्न जो है पूछा गया है 2 मार्क्स के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, राइट द नेम ऑफ 3 इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर्स विच वर अनाउंस्ड इन द इंटरिम बजट ऑफ 2024-25 अंडर द पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क। अब ये देखिए, ये प्रश्न जो था एक प्रकार से बाउंसर निकला था। उसका रीज़न ये था कि सभी लोग गति शक्ति योजना पढ़ के गए थे, किंतु ये जो अंतरिम बजट था 2024-25 का, इसको उतना तवज्जो नहीं दी गई थी। इस वजह से ये जो है प्रश्न वहाँ पे गलत हुआ था कईयों का, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। अगला देखते हैं अपन कि व्हाट इज़ द इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये देखिए 2 जगह हैं, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर है, ठीक है, और एक जो है इन्फ्लेशन वाला जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, वहाँ पर भी ये चीज़ दे रखी है। तो जनरली जो है आरबीआई ने एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना रखी है, वो ये डिसाइड करती है कि हमारी जो एवरेज एनुअल टारगेट इन्फ्लेशन है वो कितना रहेगा। तो लगभग ये 4 ± 2% इसको रखा गया है, यानी कि 2% से लेके 6% के बीच में हमारा जो है जो इन्फ्लेशन है वो रह सकता है। इस प्रकार के इन्फ्लेशन को हम जो है ग्रोथ इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जनरली जो है अब जब आप इन्फ्लेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। अगला आता है प्रश्न आपका, ज्ञान संपर्क पोर्टल जो है राजस्थान सरकार का, वो क्यों स्थापित किया गया था। तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो इको सर्वे है हमारा 2023-24 का इको सर्वे, ठीक है, वहाँ से देखिए ये ज्ञान संपर्क पोर्टल है। सरकारी स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जो है इसका गठन किया गया है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य जो भामाशाह हैं, दानदाता हैं, औद्योगिक संगठन है और क्राउड फंडिंग के माध्यम से क्या करना है कि भाई यहाँ पर जो है वित्तीय जो संसाधन है उनको जुटाना और यहाँ पे आधारभूत संरचना का विकास करना। तो ये 2 नंबर का प्रश्न था, सीधा का सीधा इको सर्वे से पूछा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न था आपका राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। तो राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना जो है ये आपके पूछी गई थी, यहाँ पे इको सर्वे के अंदर दे रखा है राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। इसका क्या उद्देश्य पूछे गए थे, तो देखिए शिशु मृत्यु दर और प्रसव के दौरान उच्च
मातृ मृत्यु दर जो है एमएमआर और आईएमआर को कम करना ही जो है इसका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। और भारत सरकार के सहयोग से उपलब्ध करवाई जा रही है और ये इसका अंदर था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आईएमआर तथा एमएमआर को कम करना, ठीक है। ये 2 नंबर का प्रश्न था, इको सर्वे से पूछा गया था। अगला आता है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रधानमंत्री कृषि किसान संपदा योजना। किसान संपदा योजना के प्रमुख उद्देश्यों को बताइए। अब ये देखिए आपका जो सिलेबस है उसके अंदर सबसे ऊपर दे रखा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। वहाँ पे जो है किसान संपदा योजना जो सबसे बड़ी अम्ब्रेला योजना कही जाती है किसकी, फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फूड प्रोसेसिंग जो सेक्टर है हमारा उसकी। और वही प्रश्न पूछा गया है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या क्या थे। तो जो है क्या था, सबसे पहली चीज़ इस किसान संपदा योजना का था फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, ठीक है। खाद्य वेस्टेज जो है, फूड वेस्टेज को कम करना, ठीक है। ये सब चीज़ें थी। फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना। अब इसके लिए क्या क्या इन्होंने किया गया था, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ इसमें की गई थी मेगा फूड पार्क्स का एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। मेगा फूड पार्क्स बनाए गए थे। राजस्थान में भी 2 जगह हैं, एक जगह तो बन चुका है, एक जगह कहाँ पर है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। उसके साथ साथ कोल्ड चेन प्रोजेक्ट, ठीक है। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स का निर्माण, ऑपरेशन ग्रीन, ठीक है। इसके अलावा जो है टॉप टू बॉटम जो ऑपरेशन ग्रीन है, टॉप टू टोटल ये चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा PMFME है, ठीक है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज वगैरह जो है ये भी इंपॉर्टेंट इसके अंदर। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक अम्ब्रेला स्कीम के रूप के अंदर इसके अंदर चलाया जा रहा है इसके, ठीक है। ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर जो निवेश संवर्धन ब्यूरो है इसके क्या कार्य हैं। अब ये देखिए 2018 का जो पेपर था उसमें BIP पे 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद BIP पे नहीं पूछा गया। अब 2023 वाला जो मेंस है इसके अंदर ये पूछा गया ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के कार्य बताइए। तो ये इको सर्वे के अंदर जो उद्योग वाला चैप्टर है वहाँ पर दे रखा है राजस्थान निवेश संवर्धन ब्यूरो। इसके आपको देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको इसकी स्थापना वगैरह कुछ चीज़ें डाटा नहीं दे रखा होगा, किंतु आपको जो है इसके बारे में इसकी साइट पर जाके आपको चेक करना पड़ेगा कब इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और ये कहाँ तक के कितने, जैसे ये देखिए वर्ष 1991 के अंदर इसकी स्थापना होती है, ठीक है। कहाँ कितने तक के ये जो लोन्स हैं वो अप्रूव कर सकता है, ठीक है। और क्या क्या इन्वेस्टमेंट को मंजूरी देता है, जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम हो गया, वन स्टॉप शॉप हो गया, ठीक है। फिर इसके अलावा MSME जो फैसिलिटेशन स्कीम है एक्ट 10 2019 का उसके तहत लाया गया, इन्वेस्टर कनेक्ट प्रोग्राम हो गया। ये सारे के सारे कार्य जो है, यानी कि राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने की जो सबसे शीर्ष संस्था है वो कौन सी है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। तो उसके बारे में आपको लिखना था, ये इको सर्वे से पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया था व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वामित्व स्कीम इन इंडिया। भारत में स्वामित्व योजना के उद्देश्य क्या है। अब ये प्रश्न जो है स्वामित्व योजना, देखिए राजस्थान का इको सर्वे है वहाँ से पूछा गया था। इस योजना की शुरुआत जो है 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर की गई थी। इसको पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। ये दूसरा पॉइंट था इसके अंदर। फिर इसका काम क्या है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग क्या करेगा, जो सभी गाँव हैं उसके अंदर आबादी क्षेत्रों में जो मैप्स वगैरह हैं वो ड्रोन के माध्यम से मैपिंग करेगा और संबंधित ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करेगा। और ये सारी जो चीज़ें होगी मानचित्र के आधार पर जो ग्राम पंचायत होगी वो क्या करेगी, पंचायती राज अधिनियम जो है 1996 के तहत जो है संबंधित व्यक्ति को पट्टे जारी करेगी, ठीक है। तो एक तो ये पट्टे जारी करना और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको लिखनी थी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम थी जो कि स्वामित्व योजना के तहत जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह थे। ये राजस्थान का इको सर्वे है, वहीं से पूछा गया प्रश्न है। अगला आता है व्हाट आर द टारगेट्स ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारत की जो राष्ट्रीय रसद नीति है लगभग ये 2022 के अंदर आई थी, शायद सितंबर में। तो ये जो है आपको जनरली जो इंडिया का इको सर्वे है उसकी स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ नहीं लगाई है, ये मेरे नोट्स हैं उस टाइम के। तो सितंबर 2022 में स्कीम थी लास्ट माइल डिलीवरी वगैरह प्रोवाइड करवाना। इसका जो इम्पोर्टेंट टारगेट था वो ये था कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है हमारी उसको 16% से घटाकर 8% लेके आना है GDP का 2030 तक, ठीक है। इसके साथ साथ इंडिया को टॉप 10 लेके आना है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2030 तक। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इश्यूज़ थे इसको भी ख़त्म करने का इसमें चीज़ें कही गई थी। तो ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है, 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया था और ये आपको इंडिया का इको सर्वे है वहाँ से मिल जाएगा। फिर अगला आता है व्हाट आर द मेन रिकमेंडेशन ऑफ 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ राजस्थान। 6ठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में सिलेबस में स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखा है आपको। तो अब ये देखिए 6ठा वित्त आयोग इको सर्वे के अंदर दे रखा है।
इसका गठन जो है 2020-21 से 24-25 के लिए किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट इतनी प्रस्तुत करी है। और अब ये देखिए, जो शुद्ध कर राजस्व है उसका 6.75% जो है वो पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के मध्य बांटा जाएगा। और ये किसके आधार पर बांटा जाएगा? 2011 की जनगणना के आधार पर बांटा जाएगा। इसको आप बाकी देख लीजिएगा। ये इको मेरा यहाँ पे बताने का ये मकसद था कि इसका सोर्स क्या है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो राजस्थान की इको से रिलेटेड हो या फिर जो इंडिया की इको जो इकोनॉमिक्स है उसके सिलेबस से रिलेटेड हो, किंतु वो मोस्टली चीज़ें कहाँ पे मिल रही हैं अपने को? राजस्थान का इको सर्वे जो है वही बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहा है। और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि जो राजस्थान का इको सर्वे है कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था डिस्कस, अब ये 10 नंबर के प्रश्न है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये इको सर्वे के अंदर ये दे रखा है। इस योजना की शुरुआत खरीफ 2016 से की गई थी, ठीक है। खाद्यान्न फसलें जो है, ठीक है, चाहे अनाज, मोटा अनाज हो गया, दालें हो गई, तिलहन हो गए, वाणिज्य, इन सबको इसमें शामिल किया गया है। जैसे खरीफ में 2%, रबी में 1.5% और बागवानी में 5% का प्रीमियम है, ठीक है। इसके साथ साथ अभी इसके अंदर संशोधन करके भी जो है 30% असिंचित क्षेत्र और सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% के अधिकतम प्रीमियम का अनुदान जो है भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है, ठीक है। और फसल से मतलब बुआई से कटाई और कटाई के 14 दिन बाद तक जो है इसके अंदर दिया जाता है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिसको आपको इसके अंदर जो है एनकम्पास करना था। ये 10 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा गया था आपके, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया है वो है डिस्कस इन ब्रीफ इंडियाज़ अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन सबमिटेड टू UNFCCC। तो जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, जनरली ये जो है कोप समिट करवाता है, ठीक है। तो कोप आपको पता हो तो एक ग्लासगो के अंदर एक कोप हुई थी 2021 के अंदर, ठीक है। वहाँ पर भारत ने एक पंचामृत जो है, मोदी जी ने पंचामृत की बात कही थी और उसमें 5 कुल मिला के टारगेट्स दिए गए थे। और आई होप आप लोगों को वो पता होंगे, जैसे कि भाई 500 गीगावाट जो है नॉन फॉसिल एनर्जी को टारगेट रखा गया था, ठीक है। उसके साथ साथ 2030 तक के टारगेट्स थे। देखो 2030 तक के 3 टारगेट रखे गए थे, ठीक है। 2000 तक के एक तो 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल एनर्जी, 50% हम ऊर्जा आवश्यकताओं को रिन्यूएबल सोर्स से लेंगे और उसके साथ साथ 1 बिलियन टन जो है हम कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे। ये तो 2030 के टारगेट थे आपके। इसके साथ साथ 2070 तक आप जो है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का टारगेट था हमारा और एक लाइफ मिशन की हमने शुरुआत करी थी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स थे। अब इसमें से जो शुरुआती 2 टारगेट थे यही हमने जो NDCCC है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, वहाँ पर इसको डाला गया था, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें रखी गई थी, जैसे कि एमिशन इंटेंसिटी जो है हम उसको 45% तक कम करेंगे, ठीक है, 2030 तक। इसके अलावा 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को जो है गैर ईंधनीय जो है नॉन फॉसिल एनर्जी से हम प्राप्त करेंगे। ऐसे बहुत सारे टारगेट्स इसके अंदर दिए गए थे। ये प्रश्न जो है आपका वो वर्ल्ड इको वाला जो पार्ट है क्लाइमेट चेंज का, उस क्लाइमेट चेंज वाले पार्ट से पूछा गया था और ये काफ़ी कॉमन सवाल था क्योंकि कॉप को हमको पढ़ के जाना ही होता है। तो अभी आप देखिएगा जो लेटेस्ट कॉप है आपका, जो भी जब भी सबमिट होगी आपका एग्ज़ाम उससे पहले उस स्कोप को ज़रूर देख के जाइएगा। और इंडिया का क्या रोल है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के अंदर है उसको भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रश्न क्लाइमेट चेंज का था। अगला आता है हमारे पास, और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, ये जो है हमारा इको सर्वे के अंदर जो क्लाइमेट वाला टॉपिक है, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वहाँ पर भी ये जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है ये दे रखा है, ठीक है। फिर आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजनाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब देखिए ये जो प्रश्न था ना, जनरली बहुत लोगों के बाउंसर गया था। इसका रीज़न ये था कि ये जो टॉपिक है ये हम जैसे जायका पढ़ के जाते हैं, बट हम इसके बारे में इतना ही देखते हैं कि हाँ ये जो स्कीम है किसके द्वारा संचालित की जा रही है, इसके अंदर के कंटेंट को कभी हमने इतना डीप जो है ढंग से पढ़ा नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जो है ये जापान की कंपनी है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जो है जायका द्वारा वित्त पोषित है। कुल अवधि इसकी 11 वर्ष की है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या कार्य किए जाएंगे, तो देखो इसका उद्देश्य क्या है, जो मौजूदा सिंचाई सुविधाएं हैं और कृषि साक्षरता सेवाओं में सुधार करना है। इसके अलावा जल उपयोग में दक्षता, ठीक है, और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना है और किसानों की आजीविका को सुधारित करने का इसमें लक्ष्य रखे गए हैं, ठीक है। अब इसके तहत क्या है, जो 27 जिलों के 137 सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्वास तथा जीर्णोद्धार का कार्य किया जाएगा, ठीक है। इन बांधों का पुनर्वास किया जा रहा है, इनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ इरिगेशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है के और जो कृषि विज्ञान केंद्र है इनका संस्थागत विकास भी, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट भी किया जा रहा है।
और जो जल उपयोगकर्ता संघ है उनका क्षमता समझना, कैपेसिटी बिल्डिंग का भी कार्य इसके अंदर किया जा रहा है। तो ये कुल मिला के यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, 10 नंबर का एक प्रश्न था जो कि राजस्थान के इको सर्वे से पूछा गया था। तो आई होप अब आपको यहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर हुई होगी कि कहाँ से एग्जैक्टली आरपीएससी जो है अपने प्रश्नों को इकोनॉमिक्स के अंदर फ्रेम कर रही है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसके अंदर स्टार्टिंग में मैंने कुछ लिख रखा था। जो इकोनॉमिक्स वाला सिलेबस है, जो पोर्शन है, ये आपके 65 मार्क्स का आता है। इसमें राजस्थान वाला जो इको है वो लगभग 24 मार्क्स का, इंडिया का इको 31 मार्क्स का और वर्ल्ड इको 10 नंबर का प्रश्न पूछे गए थे इस बार। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 65 में से 39 मार्क्स का जो पेपर था वो राजस्थान इको सर्वे से एज इट इज़ आया था, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसका कारण ये है कि इंडिया का जो कई सारा पोर्शन है सिलेबस के अंदर वो भी जो है राजस्थान के इको सर्वे के अंदर हॉलिस्टिकली कवर है, यानी कि लगभग इंडियन इको का भी 15 मार्क्स का जो पेपर था इस 31 में से, वो अगर आपने राजस्थान का इको सर्वे पढ़ा होता तो आपका जो है वहाँ पे प्रश्न सही हो सकता था। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान के इको सर्वे की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, इंडियन इको सर्वे अगर आप पढ़ना चाहें, आपके पास समय है तो आप निश्चित रूप से पढ़िए, किंतु अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो आप जो है इको सर्वे से रिलेटेड कोई समरी आपको अगर यूट्यूब पे मिल रही है, ठीक है, या फिर कहीं पर भी आपको एक पैम्पलेट मिल रहा है जो पीआईबी जनरली कवर करवाता है, या फिर कोई भी कोचिंग संस्थान के जो इको सर्वे की समरी जिसने प्रोवाइड करवा रखी है उसको आप कवर कीजिए। और तीसरी चीज़, जो हमारा बजट है उस बजट को आप जो है इफ़ेक्टिवली देखें, चाहे राजस्थान का बजट हो चाहे आप जो है इंडिया का बजट हो, इसको आपको देखना ही पड़ेगा। ये 3 चीज़ें अगर आपने कर ली, इको सर्वे कर लिया चाहे इंडिया राजस्थान का, और बजट अगर आपने देख लिया इंडिया राजस्थान का, तो आपको जो जितने ये 65 मार्क्स का पेपर है, ये पूरे के पूरे 65 मार्क्स का पेपर आपको वहीं से ही देखने को मिलेगा। इसके बाहर कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड इको वाला पोर्शन, जहाँ पे जनरली फोकस ये किया जाता है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो प्रश्न है वही पूछा जाएगा। बाकी इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है और जो WTO है, इसके बारे में मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बता रखी है कि इसको जो है आप इनकी ऑफिशियल साइट से चेक कर सकते हैं, ये रिपोर्ट्स वगैरह जो जारी करते हैं वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को जो है इसके सोर्सेज वगैरह किस प्रकार से, जो इकोनॉमिक्स के जो सोर्सेज थे उसको हमने जो डिकोड करने की कोशिश करी है, तो आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आई होगी इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा कुछ बेसिक्स प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे। तो यहाँ पे मैं अभी जो वीडियो है इसको एंड करने करूँगा, और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट जो वीडियोज़ होंगे उसके अंदर पॉलिटी वाला जो पोर्शन है वो कहाँ से पूछा गया, उसके अलावा साइंस एंड टेक कहाँ से पूछा गया, ठीक है, इन सब के ऊपर भी जो है मैं एक सेपरेट वीडियोज़ इसके अंदर लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, अपनी तैयारी को स्मार्टली करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम चैनल पर बता दीजिएगा, मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।